बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। समास की परिभाषा, भेद, उदाहरण आदि विषयों पर विशेष रूप से हम सभी ध्यान देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। समासिक शब्द समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह, जिसे परसर्ग के रूप में हम समझते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र। आइए अब आगे ध्यान देते हैं। समास विग्रह अर्थात समास शब्द को अलग करना, समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे राज प्लस पुत्र, राज जमा पुत्र बराबर इज इक्वल टू राजा का पुत्र। पूर्व पद और उत्तर पद, ये समास में जानना बहुत आवश्यक है। समास में दो पद शब्द होते हैं। सबसे पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। आइए अब समास के भेद के बारे में जानते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास, जिसको डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं। दूसरा अव्ययी भाव समास, जिसे एडवर्बियल कंपाउंड कहते हैं। तीसरा कर्मधारय समास, जिसे अपोजिशनल कंपाउंड कहते हैं। और चौथा द्विगु समास, जिसे न्यूमेरल कंपाउंड कहते हैं। पांचवा द्वंद्व समास, जिसे कपुलेटिव कंपाउंड कहते हैं। और आखिरी में है बहुब्रीहि समास, जिसे एट्रीब्यूटिव कंपाउंड कहते हैं। आइए सबसे पहले तत्पुरुष समास पर हम सभी ध्यान देते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें। जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच से कारकों के परसर्ग हट जाते हैं, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद देशवासी, अब इसको विग्रह किया गया है तो क्या बनता है? देश का वासी। राजकुमार, अब इसे विग्रह किया गया तो क्या बना? राजा का कुमार। दानवीर, अब इस दानवीर को जब विग्रह किया गया तो समास विग्रह में क्या आया? दान में वीर। ठीक वैसे ही तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। शरणागत, शरण में गत। आप बीती, आप पर बीती, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास के भेद के बारे में हम जानेंगे। तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाना कर्म कारक के अंतर्गत आता है। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गगनचुंबी,
गगन को चूमने वाला। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है, जैसे स्वरचित, अपने द्वारा रचित, अकाल पीड़ित। बारी है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला। अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाना अपादान तत्पुरुष का द्योतक है, पहचान है। जैसा कि आप पीले रंग में देख रहे हैं, विशेष रूप से आपको समझने के लिए यहाँ पे रंग से भरा गया है। आइए उदाहरण पर ध्यान देते हैं। देश निकाला, देश से निकाला, गुणहीन, गुण से हीन। तत्पुरुष यानी कि संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक विभक्ति का, की, के का लोप हो जाना संबंध तत्पुरुष का द्योतक है, जैसे सेना नायक, सेना का नायक। पराधीन, पर के अधीन यानी दूसरे के अधीन, यहाँ पर का मतलब दूसरा होता है। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, जिस गाड़ी को बैल कैरी करता है, खींचता है, उसे बैलगाड़ी कहते हैं। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड, पनिशमेंट। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाना अधिकरण तत्पुरुष का द्योतक है, जैसे नीति कुशल, नीति में कुशल। शरणागत, शरण में आगत। स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार। इन सभी समासों में दोनों शब्दों के बीच आने वाले सभी प्रसर्ग यानी कारक की विभक्ति चिन्ह लोप हो जाते हैं। आइए सेपरेट यानी समास के दूसरे भेद पर ध्यान देते हैं, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, बच्चों अव्यय का मतलब होता है जो व्यय न हो, अर्थात जिस शब्द पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव न पड़े, वैसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका समासिक पद भी अव्यय होता है। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। कई बार एक शब्द की दो बार आवृत्ति से भी अव्यय बनते हैं तथा इन्हें भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत गिना जाता है, समझा जाता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। आइए अब अव्ययी भाव समास के उदाहरणों पर ध्यान देते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, समस्त पद, पहला पद और समास विग्रह। समस्त पद के अंतर्गत यथा नियम, पहला पद यथा, समास विग्रह जब किया गया है तो क्या बन रहा है? नियम के अनुसार। रातों रात, रात, रात ही रात में। आजन्म, आ, जन्म से लेकर। बेनाम, बे, बिना नाम के। प्रतिमास, प्रति, प्रत्येक मास। निडर, नी, बिना डर के। जैसे कि बच्चों आपने परिभाषा में जाना कि पहला पद अव्यय होता है, तो आपके सामने ये सारे अव्यय शब्द सभी उदाहरणों में दिखाई दे रहे हैं, जैसे यथा, रात, आ, बे, प्रति, नी। अब बारी है कर्मधारय समास की। आइए इसे समझने की कोशिश करें। आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें, फिर आत्मसात करें। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद, पहले पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। तो आपको इन पदों के बारे में कन्फर्म अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल।
महात्मा, महान है जो आत्मा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसा कि आप बहुत पहले से इसे सुनते आए हैं, समझते आए हैं और प्रयोग करते आए हैं। और विशेष्य यानी जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे विशेषण शब्द क्या है? काली। और विशेष्य क्या है? बिल्ली। बिल्ली कैसी है? काली है, काली बिल्ली। लाल फूल, फूल क्या है? विशेष्य। और उस फूल की विशेषता कैसी है? विशेषण कैसे समझ में हमें आएगा? लाल, यानी कि लाल फूल। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, आइए इसे विशेष रूप से समझते हैं। इस समास के मुख्य रूप मिलते हैं, जैसे पूर्व यानी पहला पद, विशेषण तथा उत्तर पद जिसे दूसरा पद कहते हैं विशेष्य, समस्त पद विशेषण विशेष्य समास विग्रह के माध्यम से। आइए उदाहरण पर ध्यान देते हैं। पीतांबर, पीत अंबर, पीत यानी पीला है जो अंबर। नीलकंठ, नीला कंठ, नीला है जो कंठ। श्वेतांबर, श्वेत अंबर, श्वेत है जो अंबर। पूर्व यानी पहला पद विशेष्य तथा उत्तर दूसरा पद विशेषण, समस्त पद विशेष्य और विशेषण आदि पर ध्यान दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम। समास विग्रह जब इसको किया गया तो पुरुषों में है जो उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम। ऋषि प्रवर, ऋषि और प्रवर, ऋषियों में है जो प्रवर यानी श्रेष्ठ। प्रवर का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। विशेषण उभय पद अर्थात जहाँ दोनों पद विशेषण होते हैं वहाँ क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह के माध्यम से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्याम सुंदर, श्याम पूर्व पद, उत्तर पद सुंदर। विग्रह यानी जब किया गया तो श्याम और सुंदर हैं जो, श्याम और सुंदर हैं जो। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण है जो। अब आइए उपमेय उपमान कर्मधारय समास के माध्यम से उपमेय उपमान को समझने की कोशिश करते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? उपमेय। और उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की तुलना या समानता बताई जाती है वो उपमान कहलाता है। जैसे संसार रूपी सागर, संसार क्या है? यहाँ उपमान है। और सागर क्या है? उपमेय, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है? आप समझ गए होंगे। मृग के समान लोचन, मृग क्या है? उपमान है। और लोचन क्या है? उपमेय, यानी कि मृग की आंख की यहाँ पे तुलना किसी और से की जा रही है। प्राणों के समान प्रिय, प्राणों यानी उपमान और प्रिय उपमेय। उपमान उपमेय कर्मधारय समास को हम सभी समझने जा रहे हैं। बच्चों ध्यानपूर्वक मेरी आवाज़ को सुनिए और इसे अपना बना लीजिए। साथ ही आप अपने स्क्रीन पर भी ध्यान देते रहिए, इधर उधर की बिल्कुल मत सोचिए। पूर्व पहला पद उपमान तथा उत्तर दूसरा पद उपमेय। उपमान जिसे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। समस्त पद उपमान उपमेय समास विग्रह के माध्यम से आप उदाहरणों को ध्यानपूर्वक सुनिए। कनकलता, कनक उपमान हो गया और उपमेय लता हो गया। अब यहाँ जब समास विग्रह किया गया तो क्या बना कनकलता का? कनक के समान लता। चंद्रमुख, उपमान यहाँ पे चंद्र है और उपमेय क्या है? मुख, चंद्रमा के समान मुख। आइए पूर्व पद
उपमेय और उत्तरपद उपमान पर भी गौर करते हैं, जो कि आप विभिन्न माध्यमों से उदाहरणों को देख करके समझ जाएंगे। विद्या धन, विद्या और धन, विद्या क्या है? उपमेय है, और धन क्या है? उपमान है। यहाँ विद्या पूर्व पद है और धन उत्तर पद है। जब समास विग्रह किया गया तो क्या बना? विद्या रूपी धन। कर कमल, कर क्या है? पूर्व पद है और उत्तर पद क्या है? कमल। जब विग्रह किया गया, समास विग्रह किया गया तो क्या बना? कर रूपी कमल, यानी कमल जैसे सुंदर एवं कोमल हाथ। आइए अब द्विगु समास पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले परिभाषा। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त समाहार यानी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद और समास विग्रह के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। नवरात्रि, नौ रात्रियों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों यानी नदियों का समाहार। सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समाहार। बच्चों, अब हम द्वंद्व समास को समझने जा रहे हैं। आप अपनी नज़र अपने स्क्रीन पर टिकाए रखिए और कान मुझे देते रहिए। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण हों और विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और तथा या अथवा एवं जैसे शब्दों का प्रयोग हो, कभी कभी योजक चिन्ह का लोप भी होता है। जैसे ध्यान दीजिए, समस्त पद और समास विग्रह। जल वायु, जल और वायु। भूख प्यास, भूख और प्यास। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। राजा रंग, राजा और रंग। विशेष रूप से आपको थोड़ा सा इधर ध्यान देना है। द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद। इस समास के उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। दोनों पदों के अर्थों में द्वंद्व होता है। हम बड़ा तो हम बड़ा, कोई किसी से कम नहीं होता है। बच्चों, अब हम समझने जा रहे हैं बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में न पूर्व पद पहला पद यानी पूर्व पद जिसे हम पहला पद के रूप में जानते हैं और न ही उत्तर पद जिसे हम दूसरा पद के रूप में जानते हैं प्रधान हो, अर्थात समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता हो। विग्रह के अंत में वाला जिसका आदि आते हों, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है। जैसे समस्त पद और समास विग्रह देखते हैं और समझते हैं। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, यहाँ रावण तीसरा पद बन गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, जो कि तीसरा पद का रूप लिया हुआ है। एक दंत, एक है दांत जिसका, अर्थात गणेश। तिरंगा, तीन है रंग जिसमें, यानी हमारा राष्ट्रध्वज। बच्चों, ये विशेष रूप से आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी संधि और समास में कन्फ्यूजन हो जाता है। हम किसी शब्द को संधि समझ जाते हैं और किसी शब्द को समास समझ जाते हैं। तो इसके बारे में समझना जानना ये जरूरी है कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। संधि में ध्वनि परिवर्तन होता है, जबकि समास में प्रायः विभक्ति या अन्य पद का लोप हो जाता है। संधि में जिन शब्दों का योग रहता है उनका मूल अर्थ परिवर्तित नहीं होता। जैसे विद्या जमा आलय, अर्थात विद्यालय। समास में बने शब्दों का मूल अर्थ सुरक्षित भी रहता है
और उसमें परिवर्तित भी कर सकते हैं। जैसे चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात कृष्ण। यहाँ पाणी का अर्थ होता है हाथ, और चक्र का मतलब होता है जो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ ये समझना है कि संधिस्थ को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं। यानी कि शब्दों की जो संधि होती है आपस में, जब उसको अलग किया जाता है तो उसको विच्छेद कहा जाता है, जबकि समस्त पदों को तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। यहाँ भी आपको ये विशेष रूप से समझना है, क्योंकि यहाँ भी कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो थोड़ा सा आप गौर कीजिए, कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है, इसे हम कैसे समझेंगे। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। पीतांबर, पीत यानी ये विशेषण का काम कर रहा है, अंबर विशेष्य का काम कर रहा है, ये कर्मधारय समास हो गया। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। दशानन, दस विशेषण, आनन विशेष्य, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। और यहाँ दशानन 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, यहाँ बहुव्रीहि समास। यानी कि जिस समास विग्रह के बाद तीसरा पद आ जाए वहाँ बहुव्रीहि, और जहाँ पे नहीं आए यानी कि विशेषण और विशेष्य का ही संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। ये आपको विशेष रूप से समझना है। जैसे महात्मा, महान विशेषण और आत्मा विशेष्य, ये कर्मधारय समास। लेकिन इसी महात्मा शब्द को अगर विग्रह किया जाए, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात कोई भी हो सकता है, महात्मा गांधी हो सकते हैं, बहुव्रीहि समास। यहाँ विशेष व्यक्ति महात्मा गांधी का एक द्योतक है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। बच्चों आइए अब द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है इसे समझने की कोशिश करते हैं। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य, परंतु बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का काम करता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, द्विगु समास। चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। त्रिफला, 3 फलों का समूह, द्विगु समास। त्रिफला, 3 फलों का मिश्रण अर्थात चूर्ण, यहाँ बहुव्रीहि समास। 12 सिंगा, 12 सिंगों का समूह, द्विगु समास। 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके, एक जानवर, वह बहुव्रीहि समास का द्योतक है। बच्चों कैसा लगा समास का वीडियो? आप हमें उम्मीद है कि समास बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे और इसके उदाहरण भी आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि किस में कौन सा समास हो सकता है। हम इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर अगली क्लास में आपसे मिलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना और समझा। धन्यवाद।